दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की लाइट किसी तारे की मौत की वजह से जल रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, एक तारा जो अरबों साल पहले फटा था, उस विस्फोट में बना एक तत्व आज हमारी दुनिया को ऊर्जा दे रहा है। दोस्तों, आज हम जिस तत्व की कहानी जानने जा रहे हैं वह इंसान के इतिहास का सबसे रहस्यमय और ताकतवर तत्वों में से एक है। एक ऐसा तत्व जो अंधेरे शहरों को रोशनी दे सकता है, और वही तत्व अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। उस तत्व का नाम है यूरेनियम। लेकिन सोचिए, वही यूरेनियम जिसने शहरों को रोशनी दी, वही यूरेनियम इतिहास के सबसे विनाशकारी हथियार में भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये यूरेनियम बनता कैसे है? क्या इसे इंसान बनाता है? क्या इसे किसी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? क्या वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं? या फिर इसकी कहानी हमारी धरती से भी कहीं पुरानी है? या ये ब्रह्मांड का कोई रहस्यमय तोहफा है? दोस्तों, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूरेनियम को इंसान ने नहीं बनाया। यह तत्व अरबों साल पहले बना था, जब हमारी पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं था। जब ब्रह्मांड में बहुत विशाल तारे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो वे एक जबरदस्त विस्फोट के साथ फटते हैं। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। इसी विस्फोट की भीषण गर्मी और दबाव में कई भारी तत्व बने। उन्हीं भारी तत्वों में से एक था यूरेनियम। सोचिए दोस्तों, जिस तत्व का इस्तेमाल आज हम परमाणु ऊर्जा के लिए करते हैं, वह असल में किसी तारे की मृत्यु की अंतिम निशानी है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब ये सभी भारी तत्व पृथ्वी की चट्टानों में समा गए। यूरेनियम भी उन्हीं के साथ धरती की परतों के अंदर छिप गया। आज भी यूरेनियम हमें खुले रूप में नहीं मिलता। यह जमीन के नीचे चट्टानों में बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है। कई बार 1 टन पत्थर में सिर्फ कुछ 100 ग्राम ही यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। जब हम कहते हैं हाउ यूरेनियम इज मेड, तो इसका मतलब यह नहीं कि यूरेनियम को बनाया जाता है। असल में यूरेनियम पहले से ही प्रकृति में मौजूद होता है। इंसान केवल उसे कच्चे रूप से निकालकर उपयोग के लायक बनाता है। जमीन से जो पत्थर निकलता है उसे यूरेनियम अयस्क कहा जाता है। उस अयस्क को पहले खदानों से निकाला जाता है, फिर उसे पीसकर एक विशेष प्रक्रिया से उसमें से यूरेनियम को अलग किया जाता है। उसके बाद उसे और शुद्ध किया जाता है ताकि वह ऊर्जा उत्पादन के काम आ सके। यानी असली प्रक्रिया निर्माण की नहीं बल्कि परिवर्तन की है। एक साधारण दिखने वाला पत्थर कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाता है, और कैसे वही तत्व इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं से जुड़ जाता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे अंधेरा, भारी मशीनों की आवाज और ऐसे मजदूर जो एक ऐसी धातु की तलाश में हैं जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जिसकी कीमत अरबों में होती है। यही है यूरेनियम की खदानों की दुनिया। यूरेनियम आमतौर पर चट्टानों में बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए विशेष प्रकार की खनन प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्य रूप से 3 तरीकों से यूरेनियम निकाला जाता है। पहला तरीका है ओपन पिट माइनिंग। जब यूरेनियम जमीन की ऊपरी परतों में मिलता है तो बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन को खोदकर विशाल गड्ढा बनाया जाता है। यह तरीका देखने में किसी विशाल मैदान जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सैकड़ों फीट गहरा हो सकता है। दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड माइनिंग। जब यूरेनियम बहुत गहराई में होता है तब जमीन के अंदर सुरंगें बनाई जाती हैं। मजदूर उन सुरंगों में उतरकर चट्टानों को काटते हैं और यूरेनियम अयस्क बाहर लाते हैं। यह तरीका ज्यादा जोखिम भरा होता है क्योंकि यहाँ रेडियोधर्मी गैस और धूल का खतरा बना रहता है। तीसरा तरीका है इन सिटू लीचिंग। यह आधुनिक तकनीक है। इसमें जमीन को ज्यादा नहीं खोदा जाता, बल्कि जमीन के अंदर एक विशेष घोल डाला जाता है जो चट्टानों में मौजूद यूरेनियम को घोलकर बाहर निकाल लाता है। यह तरीका अपेक्षाकृत सुरक्षित और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा खतरा छिपा होता है। यूरेनियम खुद तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसके साथ एक गैस निकलती है, रेडॉन गैस। यह गैस लंबे समय तक शरीर में जाए तो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसीलिए यूरेनियम खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। उन्हें खास कपड़े, मास्क और निगरानी उपकरण दिए जाते हैं।
अब सोचिए, हजारों टन चट्टानें निकाली जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ही असली यूरेनियम होता है, यानी असली प्रक्रिया अब भी बाकी है। दोस्तों, अब उस कच्चे पत्थर को ले जाया जाता है एक खास जगह पर, प्रोसेसिंग प्लांट में। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सबसे पहले उस पत्थर को बड़े बड़े क्रशर में डाला जाता है। वह विशाल चट्टानें कुछ ही मिनटों में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। फिर उन्हें और पीसा जाता है जब तक कि वे बारीक पाउडर जैसे रूप में न आ जाएं। दोस्तों, सोचिए, जिस पत्थर को निकालने में महीनों लगे वह अब एक धूल जैसा पदार्थ बन चुका है, लेकिन अभी भी उसमें यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है। अब शुरू होती है रासायनिक प्रक्रिया। इस पाउडर में विशेष रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन यूरेनियम को बाकी पत्थर से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे कई चरणों के बाद एक गाढ़ा पीला पदार्थ तैयार होता है। इसे कहा जाता है येलो केक। नाम सुनकर शायद आपको केक की याद आए, लेकिन दोस्तों, ये किसी मिठाई से बिल्कुल अलग है। येलो केक असल में यूरेनियम ऑक्साइड का सघन रूप होता है। यही वह पदार्थ है जो आगे चलकर परमाणु ईंधन बनने की दिशा में बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। ये येलो केक अभी भी सीधे रिएक्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक यूरेनियम में एक खास प्रकार का यूरेनियम बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे यूरेनियम 235 कहा जाता है। यही वह आइसोटोप है जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम में इसकी मात्रा लगभग 0.7% ही होती है। यानी 1000 किलोग्राम यूरेनियम में से सिर्फ 7 किलोग्राम ही असली काम का होता है। अब सोचिए दोस्तों, इतनी मेहनत, इतनी खुदाई, और फिर भी असली हिस्सा इतना कम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस चरण पर जहां यूरेनियम की किस्मत तय होती है। अब तक हमारे पास येलो केक था, यूरेनियम का सघन रूप, लेकिन यह अभी भी सिर्फ एक कच्चा पदार्थ है। असली ताकत अभी इसके अंदर छुपी हुई है। जैसा कि हमने जाना, प्राकृतिक यूरेनियम में दो मुख्य प्रकार होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इनमें से असली ऊर्जा पैदा करने वाला है यूरेनियम 235। लेकिन समस्या यह है कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 सिर्फ लगभग 0.7% ही होता है। यानी अगर हम इसे सीधे इस्तेमाल करें तो ये परमाणु रिएक्टर के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहीं से शुरू होती है सबसे जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया, एनरिचमेंट यानी संवर्धन। दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी खास है कि दुनिया के कुछ ही देश इसे पूरी तरह कर पाते हैं, और यही कारण है कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सबसे पहले येलो केक को एक गैस में बदला जाता है। इसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस कहा जाता है। अब असली खेल शुरू होता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का वजन बहुत थोड़ा सा अलग होता है। ये फर्क इतना मामूली है कि उसे अलग करना किसी चुनौती से कम नहीं। इसके लिए इस्तेमाल की जाती है सेंट्रीफ्यूज मशीनें। सेंट्रीफ्यूज एक लंबी बेलनाकार मशीन होती है जो बेहद तेज गति से घूमती है। इतनी तेज कि अगर हम उसे देख लें तो शायद हमारी आंखें भी उसकी रफ्तार को समझ न पाएं। जब यूरेनियम गैस इन मशीनों में डाली जाती है तो भारी यूरेनियम 238 बाहर की तरफ खिसकता है और हल्का यूरेनियम 235 अंदर की तरफ केंद्र में इकट्ठा होने लगता है। लेकिन दोस्तों, यह काम एक बार में नहीं होता। इस प्रक्रिया को हजारों बार दोहराना पड़ता है। सैकड़ों हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक साथ काम करती हैं ताकि यूरेनियम 235 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ सके। अगर इसे बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना है तो यूरेनियम 235 की मात्रा लगभग 3% से 5% तक बढ़ाई जाती है। लेकिन अगर इसे हथियार के लिए इस्तेमाल करना हो तो यही मात्रा 90% तक पहुंचाई जाती है। यहीं से दुनिया की राजनीति, डर और तनाव की कहानी शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों, एनरिचमेंट वही प्रक्रिया है जो शांति और विनाश के बीच की रेखा बनाती है। अब सवाल है, यह एनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर में कैसे काम करता है, कैसे इससे ऊर्जा पैदा होती है और क्यों इसे नियंत्रित करना इतना जरूरी होता है। दोस्तों, अब हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है
वह यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ा दी गई है, लेकिन ये अभी भी सीधे रिएक्टर में नहीं डाला जाता। सबसे पहले इस गैस को फिर से ठोस रूप में बदला जाता है। इसे छोटे छोटे सिरेमिक जैसे पेलेट्स में ढाला जाता है। ये पेलेट्स दिखने में बहुत साधारण होते हैं, लगभग एक छोटी गोली जितने, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा यूरेनियम पेलेट लगभग 1 टन कोयले जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। सोचिए इतनी ताकत इतनी छोटी सी चीज में। इन पेलेट्स को लंबी धातु की ट्यूब में भरा जाता है। इन ट्यूबों को फ्यूल रॉड कहा जाता है। फिर कई फ्यूल रॉड्स को मिलाकर एक फ्यूल असेंबली बनाई जाती है। यही असेंबली परमाणु रिएक्टर के अंदर लगाई जाती है। अब शुरू होता है असली जादू, न्यूक्लियर फिशन। जब यूरेनियम 235 के एक परमाणु पर एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वह परमाणु टूट जाता है। इस टूटने से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और साथ ही 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे कहा जाता है चेन रिएक्शन। लेकिन दोस्तों अगर यह चेन रिएक्शन अनियंत्रित हो जाए तो वही ऊर्जा विनाश का रूप ले सकती है। इसीलिए रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स लगाए जाते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं ताकि रिएक्शन नियंत्रित रहे। रिएक्टर के अंदर जो गर्मी पैदा होती है उससे पानी गर्म किया जाता है। पानी भाप में बदलता है। ये भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन बिजली बनाती है। यानी अंत में जो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है वह एक परमाणु के टूटने से निकली ऊर्जा का परिणाम होती है। दोस्तों एक तारे की मौत से बना तत्व धरती की गहराइयों से निकाला गया, हजारों मशीनों से गुजरा और आखिरकार हमारे घर की रोशनी बन गया। लेकिन कहानी का एक और पहलू है। जब यह ईंधन इस्तेमाल हो जाता है तो यह रेडियोधर्मी कचरे में बदल जाता है और यही परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती है, इस कचरे को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो दोस्तों यूरेनियम की कहानी सिर्फ बनने की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी है। यह वही तत्व है जो इंसान को ऊर्जा की आज़ादी दे सकता है और अगर गलती हो जाए तो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी बना सकता है। अब आप सोचिए, क्या यूरेनियम मानवता के लिए वरदान है या एक छिपा हुआ खतरा? फैसला हमारे हाथ में है। दोस्तों अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।